आर्टिकल 26 से 27 तो के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, व्यक्ति को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, संपत्ति प्राप्त करने, रखने तथा उपयोग करने का भी अधिकार है। यह हमारा आर्टिकल 26 व 27 बताता है। इस अनुच्छेद में उपबंधी किया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण करने के लिए किया गया हो। ठीक है, अब आर्टिकल हमारा 28 यानी क्या कहता है, अनुच्छेद हमारा 28 क्या कहता है, नागरिकों को निम्नलिखित धार्मिक स्वतंत्रताएं, ठीक है, प्रदान है। मतलब जो नागरिक हैं उनको निम्न प्रकार की फ्रीडम मिली है, धार्मिक निम्न प्रकार की फ्रीडम मिली हैं। जैसे ऐसे स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी जिनका संचालन राज्य निधि से होता है। राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जाएगी। यद्यपि धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करके हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता स्थापित की गई, फिर भी समाज सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, शांति का हित सर्वोपरि है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि हमें धार्मिक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। मतलब कोई भी किसी भी स्कूल हो या मंदिर हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के धर्म से रिलेटेड कोई भी मामला नहीं होता। अब हमारा 5वां अधिकार हम देख लेते हैं, हमें क्या प्राप्त है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार। ठीक है, अब ये आर्टिकल हमारा 29 में क्या है, ये हमारा आर्टिकल 29 में आता है। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी का अधिकार। आर्टिकल 19 में नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल में यह भी कहा गया है, यानी अनुच्छेद में यह भी बताया गया है कि राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में वंश, जाति, धर्म और भाषा अथवा इनमें से किसी भी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी शिक्षा संस्था यानी स्कूल हो गया, वंश, जाति, धर्म, मतलब किसी से रिलेटेड हो गया, उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल हमारा 30 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार बताया गया है। यह कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की संस्था और प्रशासन का अधिकार होता है। अब हमारा आ गया इसमें अधिकार जो हमारा मिला है, संपत्ति का अधिकार है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व संपत्ति का है। अंग्रेजी दार्शनिक लॉक ने संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक अधिकार कहा है। आज के इस भौतिक युग में संपत्ति का अधिकार सर्वाधिक महत्व है। इस अधिकार के बारे में हम वर्तमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मतलब इस अधिकार के बारे में सन 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था कि संपत्ति का अधिकार सन 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा था कि संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, यह केवल एक कानूनी अधिकार होगा। ठीक है, यह संपत्ति का अधिकार बताते हैं कि मूल अधिकार के रूप में नहीं रहेगा, यह केवल एक कानूनी अधिकार होगा। इसलिए जनता सरकार संपत्ति के अधिकार के संबंध में 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में अब यह व्यवस्था की गई है कि संपत्ति का अधिकार अब एक मूल अधिकार नहीं रहा, केवल यह एक कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो अधिकार प्राप्त है हमें 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है,
हमारे देश में नागरिकों के अधिकार कागज़ों पर नहीं दिए गए हैं, अपितु उनकी रक्षा के लिए भी संविधान द्वारा कानून बनाए गए हैं। मतलब नागरिकों को कागज़ों के द्वारा अधिकार प्राप्त करने का वो नहीं है, उनको रक्षा के लिए भी संविधान द्वारा कानून बनाया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान नागरिकों को इन अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है। नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित लेख एवं आदेश जारी करे गए हैं। यह हमारा है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए। ठीक है। क्या बताया गया इसमें? जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख, परमदेश, प्रतिबंध लेख, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार प्रत्यक्षा। ठीक है। ये सारे लेख हमें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के लिए बताए गए हैं।